नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 1। दरवाजा किसी ने ठक ठनकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और रस्मय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो। महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था, मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई, उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं, जो कुंवारी तो नहीं ही हैं पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गईं और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रहीं। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न्ड। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और यह भी कि इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है। यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसकी आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतस्तल अस्तव्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा कर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधड़ गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रुपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा।
कुब्ध मन आर्द्र हो आया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रू पहले फ्रेम में मरी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती हैं, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लग, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था, उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे, एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गईं, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतियां और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा इस घर का सुख? सौरभ डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों में भटकी हूं, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता यह नहीं जानती। सहारा और साया। उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहरकर मैं जैसे मोहाविष्ट हो आई। डूब जाने लगी। झूठी वितृष्णाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए। शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अतरसुया की बड़ी सड़क के किनारे का एक नीला मकान, बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आंख से टकराने लगती है।
लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहां रूठी हुई यक्षप्रिया को उसका प्रियतम मनाता है। यक्षप्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन जाने आने वालों को देखती जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपापुता लेकिन सूना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है। विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन इस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमन का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा। अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सहरन महसूस होती। कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहां हूं या नहीं। वह एकटक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों। रमन ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भागदौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज जूही और पंसुतियां के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। इस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतस्तल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयार्द्र न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमन, साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था, और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमन एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमन और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी, क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमन उस कुंठित युवती का अंकशाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थीं। शायद दबी जबान में
ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमन की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती थीं, उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा, यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन दिखा। मुझे खीज हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभरकर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चीत्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी न जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती रमन का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शावाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गईं। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन
रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना न होता तो मैं आती क्यों और वहां उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले एक जैसे तैसे सारा कांड मां को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहां से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। मां ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाजा खोला बंद किया करूंगी। दरवाजा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाजें आईं, मां तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर मां के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी? आज स्टाफ रूम में कैसे आ गईं?
गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए न, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या, छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुराबला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमन की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाएं। रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए ऐ सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ी गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी जल नहीं सका। माँ एक बार ऊपर आईं और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गईं। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिलाजुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। वे सुध से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई।
मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहां। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गईं। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।